नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2021 को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था और मॉक टेस्ट सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन की यात्रा हम सारे सब्जेक्ट को समाहित होते करते हुए करेंगे और यहाँ पर करंट अफेयर को भी शामिल किया गया है। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके के अगर बहुत सारे आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे ऐसे मॉक टेस्ट आपको मिलते रहे। अगर इस पेपर में आप सॉल्व करते हैं और आपका स्कोर 40 से 45 के बीच में आता है तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। अगर आपका स्कोर 35 से 40 के बीच में आ रहा है तो आप मेहनत करिए और अगर आपका 35 से कम आ रहा है तो आप दयनीय दशा में हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन नहीं है? ये लिस्ट दी है। अब्दुल कलाम को मिला है, लता मंगेशकर जी को मिला है और सत्यजीत रे को मिला है। अमिताभ बच्चन इनमें से भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है। अब्दुल कलाम को 1997 में, लता मंगेशकर को 2001 में और सत्यजीत रे को 1992 में यह दिया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ जब पूछे जाए, 4 ये संख्या याद रखिएगा, तो ये करने वाला था प्रवर सेन फर्स्ट। वाकाटक वंश का ये शासक था। 275 से 335 इस ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल मिलता है और इसने सपाट की उपाधि धारण की थी। और इसके बारे में एक बात और है, इसको हरित पुत्र भी कहा जाता है, हरित पुत्र। तो इसके बारे में 2 प्रश्न और आपके तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, दादा कोंडदेव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात पूछी जा रही है कि इसमें से सही क्या है। एक कोई सही है, वो शिवाजी द्वारा नियुक्त एक जागीरदार थे। दूसरा है, वो शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक तथा दार्शनिक थे। तो सही कथन अगर पूछा जाएगा तो यही है कि वो शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दार्शनिक थे। इसको याद कर लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और इन्होंने देखभाल भी की थी, शिक्षा की व्यवस्था भी इसके लिए इन्होंने की थी। शिवाजी ने अपनी मां से साहस सीखा, दृढ़ निश्चय सीखा, अत्याचार का विरोध सीखा। तो दादा कोंडदेव से धर्म के बारे में जितनी भी बातें थी उन्होंने सीखी थी। अगला जो प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है या घट जाता है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब चंद्रमा पर आप लेके जाएंगे तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो 1/6 होता है और इस कारण से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उसका भार घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? कौन सा एक धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट। हेमेटाइट, बॉक्साइट और जिप्सम ये तीनों धातु खनिज है। सॉरी, लेमोनाइट। और जो जिप्सम है, जिप्सम धातु खनिज नहीं है। जिप्सम धातु खनिज नहीं है, ठीक है। ये अधात्मिक खनिज में जोड़ा जाता है, अधात्मिक खनिज माना जाता है ना। कच्चा माल जो इसका होता है इन खनिजों का, वो गालक खनिज और ऊष्मशय खनिजों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे फास्फोराइट है, कॉलिन है, मैग्नेसाइट है, जिप्सम है, ये सब अधात्मिक खनिज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसका पहला स्टेटमेंट है, सरकारी उपक्रमों संबंधी जो समिति है उसका गठन 25 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा है कि इनमें 7 सदस्य लोकसभा के और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले देखिए क्या ये संख्या सही है। जब तक आपकी बात जैसी दृष्टि नहीं होगी, जब तक आप अपने शिकार को बिल्कुल उसमें ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका शिकार है, तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। जानते जानते क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसमें जो सदस्य संख्या होती है वो 22 होती है, ना कि 25। पहला गलत हो गया। और दूसरा, इसमें 7 सदस्य लोकसभा के नहीं, 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के, 22 टोटल होते हैं। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, दोनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। सरकारी उपक्रम की जो समिति होती है, प्रतिवेदन और लेखाओं की और उन पर नियंत्रक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच करना इनका काम होता है। सरकारी उपक्रम की जो स्वायत्तता और कार्यकुशलता है उसके संदर्भ में जांच करना इनका काम होता है। ये ध्यान रखना आप। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म की बात यहां पर की जा रही है कि उसको पहचान करना है आपको। कालिंजर का किला बांदा, क्या सही है? बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ी अयोध्या में है ही है। रामनगर दुर्ग कालपी में, ये गलत है क्योंकि रामनगर का किला पड़ता है वाराणसी में और वहीं पे रामनगर दुर्ग भी है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगर यहां वाराणसी दिया होता तो सही होता, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जबकि कालपी दुर्ग जो है ये जालौन में है, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका भी सही है, सी इसका गलत है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। किस चीज के उत्पादन के लिए? तो इसको मैथेन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्पीड बनाए रखिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। मेथेनोजेन समूह के ये होते हैं, है ना, अवायवीय ये होते हैं और दलदल वाले स्थानों पर होते हैं। पशुओं के रूमेन में ये पाए जाते हैं। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है।
किस चीज का? एग्रीकल्चर से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, तो फेरस सल्फेट छिड़किए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर सफेदा रोग हो गया है धान में, पैडी में, तो पैडी फील्ड में आप ये फेरस सल्फेट का अगर आप प्रयोग कर देंगे तो वो सफेदा रोग दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला पेरास सैन्याभ्यास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ला पेरास सैन्याभ्यास बहुपक्षीय है, ये सही है, और ये पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया या किया जा रहा है, उस समय का ये प्रश्न है, तो किया गया यहां पर कर लीजिए, ये भी सही है। और इसका नेतृत्व फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा किया गया, और भारत इस नौसेनाभ्यास में भाग नहीं ले रहा है, ये गलत है, भारत ने भी भाग लिया था। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये सही है, तीनों को याद कर लीजिएगा, कोई भी प्रश्न कभी भी टपक सकता है। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपल सा इसका प्रश्न, सिंपल सा उत्तर, 24 मार्च को यह मनाया जाता है। 24 मार्च को 2021 में भी मनाया गया, और ये हर साल टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक जो इसके प्रभाव हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल मार्ग के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहां पे चुनाव भी थे, तो 105 मिलियन डॉलर का यह ऋण है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंतरदेशीय जल परिवहन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इसके अंतर्गत सही किया जाएगा। इज्तिमा त्योहार या मेला भी पूछा जा सकता है, ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये त्योहार मनाया जाता है भोपाल में। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वो कौन था? तो चोल झील का स्वरूप दिया था इसको राजेंद्र प्रथम ने, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चोल झील का स्वरूप बंगाल की खाड़ी को राजेंद्र प्रथम ने दिया था। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजेंद्र प्रथम सम्राट बनता है, और उसी ने जो साम्राज्यवादी नीति थी उसको अपनाया, और चोल शक्ति का ये चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, राजेंद्र प्रथम का जो काल होता है। अगला जो प्रश्न है देखिए, मध्यकालीन भारत का वो कौन सा संत कवि था जिसने खड़ दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक मार्ग का अनुमोदन किया? कौन था? तो ये थे निपक मार्ग, यहां से ये की पॉइंट, निपक मार्ग, ये दादू दयाल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निपक मार्ग ये दादू दयाल का था। सुंदरदास, रज्जब, ये उनके शिष्य थे। तो दो शिष्य भी ध्यान रखिएगा, एक हो जाएंगे इसमें सुंदरदास और दूसरे इसमें हो जाएंगे रज्जब। तो इन दोनों लोगों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये इन्हीं दादू दयाल के शिष्य थे। आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न अगर व्याख्या सहित आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, इनको तैयार करना चाहते हैं, तो हमारी ज्वाइन करिए महासंग्राम टेस्ट सीरीज, आरओ और यूपीपीसीएस के लिए चल रही है, और इतना बढ़िया उसमें प्रश्नों को हमने रखा है कि आप उसको जब देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो एक टेस्ट से 140-50 प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपके कम से कम 300-400 प्रश्न तैयार होंगे। इनमें से कौन सा प्राचीन बलित पर्वत है? क्या पूछा जा रहा है, कौन सा प्राचीन बलित पर्वत है? तो इनमें से जो अपलेशियन पर्वत है ये प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत, यूराल पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये सब एंशिएंट होल्ड माउंटेन्स माने जाते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर जो और दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आप देखिए, यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत, ये सब क्या हो जाएंगे? ये प्राचीन बलित पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यूराल, अरावली और अपलेशियन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ना कि सी। डी हो जाएगा ना, सारे यही तो दिए हैं, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगा कि केवल एक ही दिया है, तो ये तीनों हो जाएंगे, अरावली, अपलेशियन और यूराल, ये तीनों प्राचीन। अगर नवीन आपसे पूछ लिया है या युवा पूछ लिया जाए तो युवा बलित पर्वतों में कौन पर्वत आ जाएंगे? राखी, ऑल्प्स, हिमालय, ये सब आ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त करता है। तो इसी ऊर्जा को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, दोनों बातें सही है ना, तो ऐसे स्रोत ये बन सकते हैं। तो कथन और कारण, कथन, पहले कारण कथन को पढ़िए, अगर ये सही है फिर कारण को पढ़िए, सही। अब देखिए क्या ये इसकी व्याख्या है, तो हाँ, इसी कारण से हो सकता है क्योंकि सूर्य के 6 घंटों से प्राप्त जो ऊर्जा है मरुस्थलों को जो मिलती है, वो अगर पूरा खर्च किया जाए तो मानव जाति एक वर्ष में भी उपभोग नहीं कर सकती। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से जो राज्य दिए हैं, किस राज्य को सिनकोना वृक्ष के लिए नहीं जाना जाता, यानी कि वहां पे नहीं उगाया जाता है? तो यहाँ पे राज्य आप ट्रिक से ढूंढिए, असम, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल दिया है, तो असम में मिल जाएगा, है ना, केरल में मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ये नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो पौधा होता है सिनकोना, सिनकोना जो होता है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। अब इन क्षेत्रों को आप देखिए,
असम, केरल और पश्चिम बंगाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिल जाएंगे, मणिपुर त्रिपुरा में आपको मिल जाएंगे, मिजोरम में मिल जाएंगे, मेघालय में मिल जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत उसका क्षेत्र नहीं है, तो इस तरीके से ट्रिक आप लगा के इसको कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त कर सकता है, कब नियुक्त करेगा? तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। उपयुक्त सभी के कंडीशन में जो विकल्प दिए हैं, सभी कंडीशंस में ऐसा कर सकता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो पूरे विकल्प को पढ़ें। कभी कभी जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन को टिक किया था ना, तो वो आपके लिए एक नजीर पेश करता है कि तुरंत टिक कर देने से समस्या हो सकती है। भगवान शिव की आराधना के लिए प्रसिद्ध कैलाश मेला उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है? कैलाश मेला शिव की आराधना से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आयोजित किया जाता है आगरा में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यूपीए स्पेशल से ये प्रश्न है, यूपीए स्पेशल से भी 15-20 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूगो डी ब्रीज म्यूटेशन थ्योरी जो है, ये हॉलैंड के पादप शास्त्री थे, ह्यूगो डी ब्रीज, उन्होंने दिया था। कहां के थे? ये हॉलैंड के थे और उन्होंने ये दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने, विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर ताप को नियंत्रित कर रहा है, टेम्परेचर जो है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये है फेफड़ा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके लंग्स होते हैं वो टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, किस पर आधारित है? प्रसारी विश्व की या ग्लोबल वर्ल्ड जो थ्योरी है, मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्रसारी विश्व, यहाँ पर ये गलत ट्रांसलेशन कर रहा है। इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए? इसका जो अंग्रेजी में नाम होगा वो वास्तव में होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपैंडिंग वर्ल्ड। यहाँ पे ग्लोबल वर्ल्ड ये गलत लिख गया है, एक्सपैंडिंग वर्ल्ड। तो प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है ना, ऑन डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संकल्प से सिद्ध ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया गांव एवं डिजिटल कनेक्ट अभियान है ना, ट्राइफेड द्वारा ये शुरू किया गया है, पहला स्टेटमेंट। और ये 1 अप्रैल को 2021 से शुरू किया गया है 100 दिन की मुहिम के तौर पर, 100 दिन की। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसी के तहत आता है ट्राइफेड, उसने शुरू किया है। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी? ये पुस्तक कई बार पूछी गई है और ये पुस्तक है रजनी कोठारी की, पॉलिटिक्स इन इंडिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट जो है ये मैथिल अल्कोहल को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैथिल अल्कोहल को या मैथाइल अल्कोहल भी कई बार बोल देते हैं, इसको मेथनॉल भी इसको बोलते हैं, उसको वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। संतों का सही तिथिक्रम आपको यहाँ पे बताना है, रामानुज, शंकराचार्य, शंकरदेव और दादू। तो इसको आप पुराने से लीजिए, शंकराचार्य हो जाएंगे, शंकराचार्य के बाद में रामानुज, रामानुज के बाद में शंकरदेव और उसके बाद में ये हो जाएंगे दादू। तो 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। शंकरदेव जो है ये 1449 से 1568 के बीच के हैं, दादू जो है ये 1544 से 1603 के बीच के हैं। तो इनका 2 का क्रम याद कर लीजिए, बाकी शंकराचार्य सबसे पुराने हैं, ये आपको पता ही है, उसके बाद रामानुज आए। ट्रिक से करिए क्वेश्चन, सब कुछ आपको फैक्ट रटा हुआ नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन है? कौन सा पौधा ग्रोथ हार्मोन है, या मतलब कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन है? ऐसा पौधा नहीं, पौध वृद्धि हार्मोन है, मतलब प्लांट हार्मोन कौन सा है जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। डी ऑप्शन। क्वेश्चन तो समझ गए ना, ग्रोथ हार्मोन है ना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या है? पौधा नहीं, पौध वृद्धि हार्मोन है, तो ये साइटोकाइनिन होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादप हार्मोनों में 5 वर्ग होते हैं, उनमें एक होता है एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, और एक होता है एथिलीन और एक होता है जिब्रेलिन। तो उनमें से ये जो साइटोकाइनिन है ये ग्रोथ हार्मोन होता है, पौधे में ग्रोथ करने वाला। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार के लिए यहां पर रखा जाता है कौन, बताइए, उत्तर दीजिए इसका। और इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जो होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता
ये कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) याद करिए, 165(2), उसमें इसका जिक्र किया गया है। प्रत्येक राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाला जो व्यक्ति है उसको एडवोकेट जनरल बना सकता है। अगला प्रश्न, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? बात समझ रहे हैं? देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर बृहद वृत्त का, तो ये 180 डिग्री देशांतर है जो निर्माण करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसी को जाना जाता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है, संलेखना विधि के बारे में आपने सुना है, संलेखना जो पद्धति है, संथारा पद्धति, तो वही समाधि मरण है, ये जैन धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब लगता है कि अब कोई मतलब नहीं रह गया तो खाना पीना त्यागो और चलो यहां से। मोक्ष क्या है? व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष किस क्या है? तो मोक्ष जो है जागीर को कहते थे, स्टेट को कहते थे, जागीर को। मराठा शासनकाल में आप देखेंगे तो जो जमींदार होते थे, जो जागीरदार होते थे, उनको जो स्टेट दिया जाता था, जो जागीर दी जाती थी, उसको मोक्षा कहा जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तिथि आपसे पूछी जा रही है, इंपॉर्टेंट है ये। 2 फरवरी को तो शुरू हुआ, लेकिन 2 फरवरी 2006 या 2007, तो यहां पर ध्यान रखिए 2 फरवरी 2006। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाथरूम फल के नाम से किसको जाना जाता है? बाथरूम फल, बाथरूम फल नाम देखिए इसका, तो बाथरूम फल जो है ये आम को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। फूलदार वृक्ष इसका होता है, स्थलीय वृक्ष होता है, 2 बीज पत्र होते हैं, फलों का राजा कहा जाता है, और साथ में इसको बाथरूम फ्रूट्स भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? ये प्रश्न मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कई स्टार आप इस पे लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब शुरू हुआ? तो 1 मार्च 2021 से ये दूसरा चरण शुरू हुआ था। 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ था ये चरण, ठीक है ना, दूसरा चरण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और रोगों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण करने की बात की गई थी। 45, वैसे जो पहला चरण था, है ना, तो उसमें नहीं नहीं, ये जो दूसरा चरण था इसमें क्या बात की गई थी? दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक की बात की गई थी। 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक की बात इसके अंतर्गत की गई थी, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में जब तीसरा चरण आया है तो तीसरे चरण में ये 45 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं या रोगों से पीड़ित जो लोग हैं उनकी बात की गई थी। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में रखिए। और पहले चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको टीका लगाया गया था, उनका टीकाकरण किया गया था। तो इस तरीके से देखिए, जो जो चीजें हैं वो क्लियर याद रखिए आप। 1 मार्च 2021 से। वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? बताइए। तो वर्ष 2020 के अंत तक देखा जाए आंकड़ा, तो चीन फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये प्रश्न पूछा जाता है और ऐसे लिख देगा, वर्ष 2020 में कौन बना? तो 2020 में लगभग ये $7 बिलियन का व्यापार चीन और भारत के बीच में हुआ। 19 में ये केवल $5 बिलियन था। जब लॉकडाउन लगा ना, तो ये लैपटॉप, मोबाइल और हेडफोन और इन सब की जो बिक्री बढ़ी है ना, जितनी भी डिवाइसेस हैं, इस कारण से ये सब हुआ है। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए, पैंक्रियाज में, तो क्या होगा? तो अगर इसमें खराबी होगी तो इंसुलिन और ग्लूकॉन नहीं बनेंगे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। और ये मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड होती है अग्नाशय, और इसमें पाचक एंजाइम और लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से क्या होता है? इंसुलिन, और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकॉन, और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन ये निकलते हैं, है ना। ये हार्मोन्स जो है वो स्रावित होते हैं, और यदि अग्नाशय में किसी कारण से खराबी आ जाएगी तो ये जो हार्मोन्स हैं इनका श्रावण वहां से नहीं होगा, ये नहीं बन पाएंगे। अगला जो प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ईंधन गैस के रूप में तो ये निकलती है मेथेन। गोबर में मेथेन होती है ना, तो गोबर गैस में मेथेन, जो बायोगैस संयंत्र है उसमें गोबर से गैस बनाई जाती है ना। तो गोबर से गैस आप बना सकते हैं। बायोगैस और भी स्रोत से बन सकते हैं, तो उसमें मेथेन प्रमुख घटक होता है। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो गोबर गैस और भी सड़क गड़ी जो चीजें हैं उनको डाल के जो बनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है, क्या ये सही है?
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का फुल फॉर्म है, बिल्कुल सही है। और कंप्यूटर की एक अस्थाई मेमोरी होती है, ऐसा दिया है। ये लैंग्वेज होती है ना कि मेमोरी, ये क्या है, लैंग्वेज है। तो दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध हो सकता है, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध नहीं हो सकता, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध और भारत के उपराष्ट्रपति, इन सबके हो सकता है, राज्यपाल के विरुद्ध नहीं हो सकता। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि जो थे इससे संबंधित वो गौतम रहोगर थे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की जो कथा है, इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि, उसमें जिक्र है गौतम रहोगर थे, है ना। और ये आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में वर्णन इसमें किया गया है ना, कि आर्यों का पूर्व दिशा की ओर कैसे प्रसार हुआ। मगहर किस जनपद में अवस्थित है? मगहर किससे रिलेटेड है आप जानते हैं? कबीर से रिलेटेड है। और ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है मगहर, तो संत कबीर नगर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ना, वहीं पे ये पड़ता है। निर्वाण स्थल है कबीर का। जो कबीर थे, कबीर कैसे थे, निर्गुण या सगुण भक्ति उपासक, कैसे थे? तो ये निर्गुण भक्ति उपासक थे। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला, यूपी में संतरा भी होता है और ये होता है कहां पर? सहारनपुर में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संतरे की पैदावार वाला जो प्रमुख जिला है वो सहारनपुर है ना। और यहाँ पर हर तरीके के देसी, नागपुरी, लड्डू केस में सब तरीके के संतरे होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदय में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो जॉन मैनार्ड कीन्स। कीन्स अर्थव्यवस्था में आप पढ़ते हैं ना, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, मतलब पूंजीवादी एवं साम्यवादी अर्थव्यवस्था के मिलन से जो अर्थव्यवस्था बनाई गई उसको मिश्रित व्यवस्था कहते हैं ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है उसमें ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे कीन, तो कीन्स ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके डेवलपमेंट में। अगला जो प्रश्न है, कौन सी संस्था वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है? तो यह है अंतरराष्ट्रीय क्या, मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये रिपोर्ट 6 अप्रैल को जारी की गई इस बार। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की कि भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवर कर रही है। उसके बाद में फिर से लॉकडाउन हुआ, तो अब उसके बाद की बातें फिर सुन ही रहे लगातार। इकोनॉमी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कब का प्रश्न पूछ ले, उस समय क्या था, तो थोड़ा सा टाइम फेज के हिसाब से, लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के बाद, ऐसे तैयार करिए। किस सुप्रसिद्ध अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो है ये अमिताभ बच्चन को किया जाएगा, सी ऑप्शन है ना। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF पुरस्कार 2021 ये अमिताभ बच्चन को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों की डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इसका PDF भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि रोज आपको करंट के साथ ऐसे कुछ ना कुछ टॉपिक पे डिस्कशन हो, तो एक हमारा प्रोग्राम चलता है डेली 30। डेली 30 प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके विषय में जानकारी आपको चाहिए तो 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है, इसमें जानकारी ले सकते हैं। डेली 30 में रोज आपके 30 प्रश्न के बहाने 70-80 प्रश्न तैयार होते हैं। उसका PDF भी आपको दिया जाता है। निश्चित क्लास रोज होती है और हर हफ्ते उसका टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। जीवन यापन सुगमता सूचकांक 2020 रैंकिंग के अंतर्गत मिलियन प्लस आबादी की श्रेणी में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? इस प्रदर्शन का जो ये सूचकांक का पूरा डेटा है उसमें आप ऐसे तैयार करेंगे, मिलियन प्लस और मिलियन से कम जो है अलग अलग तैयार करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। मिलियन प्लस आबादी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेंगलुरु ने किया है ना। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है उनमें, है ना। और उसके बाद में पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई ये सब है। और 10 लाख से कम वाले में शिमला का जो जीवन यापन सुगमता सूचकांक रहा है वो सर्वोच्च रहा है। तो अगर इससे कम वाला पूछा जाए, मिलियन से कम, 10 से कम वाले में, तो इसमें आपका आ जाएगा शिमला, और 10 से ज्यादा वाला पूछा जाएगा तो बेंगलुरु। ए ऑप्शन इसका यहां पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जीवन यापन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए उसी टॉपिक से प्रश्न है। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आप यूपी, PCS, UPSC और RO का एग्जाम दे रहे हैं और जीएस का रिवीजन करना चाहते हैं, पूरा जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा एक कार्यक्रम है सफलता 2021।
इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6307281212 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उसको आप अगर जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो यहां से ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम को एक्सेस करने के लिए आप द सक्सेस वर्ल्ड ऐप हमारा है, उसको डाउनलोड करके वहां से डेमो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये देश है घाना। कोवैक्स योजना जो है ये घाना ने प्राप्त किया है। टीका का जो खुराक है WHO और गावी के साथ में मिलकर ये चल रहा है ना, इसमें कौन कौन है? WHO और गावी, ये मिलकर इसको चला रहे हैं और इसमें घाना को पहला बैच दिया गया है। गरीब देशों को टीका देने के लिए कोवैक्स है, कभी पूछा जा सकता है आपसे। और किस देश ने दुनिया में बर्ड फ्लू के स्ट्रेन H5N8 के मानवों में संचरण के पहले मामले की सूचना अभी हाल में दी थी? तो ये सूचना दी थी रूस ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। H5N8 H5N8 ये स्ट्रेन था। तो ये बर्ड फ्लू का वायरस होता है। तो इसमें बताया गया कि पक्षियों से मनुष्यों को ये फैल सकता है और ये सूचना रूस ने सबसे पहले दी और WHO को इसने बता दिया, छुपाया नहीं चीन की तरह। ठीक है, तो ये रहा दूसरा मॉक टेस्ट और इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं IAS प्रेप एकेडमी ऐप पर। वहां पे पहले टेस्ट को आज ओपन कर दिया जाएगा और उसके बाद में जब तीसरा टेस्ट आएगा तो दूसरे को ओपन कर दिया जाएगा। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 नंबर याद रखिए, आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।